जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन कुछ ही समय में निकलने वाली दोस्तों, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि लास्ट टाइम जब भी जेकेपी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था वहां पर किस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं साल 2016 के जेकेपी कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर की। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए थे साल 2016 के कांस्टेबल पेपर के अंदर। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम रखने वाले हैं दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। इस पहले हिस्से में पहले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग जो इस पेपर में पूछे गए थे। फिर मैं एक वीडियो वो लेकर आऊंगा जहां पे मैं रिमेनिंग 10 सवाल मैथ्स एंड रीजनिंग के जो पूछे गए थे वो लेकर आऊंगा। तो ये जो दो वीडियोस रहेंगी ये आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है, बिकॉज यहां से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमारा एक रास्ता जो है वो सामने मिल जाएगा हमें कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और दूसरी बात ये भी, इन दो वीडियोस के बाद मैं आपको बॉर्डर बटालियन का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी डिस्कस करवाने वाला हूं, आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जो कि साल 2018 में और शायद 2021 में भी वो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई थी। बिकॉज वो रिक्रूटमेंट जो हुई थी वो भी कांस्टेबल रैंक के ऊपर ही हुई थी। वहां से भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक रेफरेंस मिल जाएगा फॉर द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहां पर गौर फरमाने वाली बात एक और भी है कि लास्ट टाइम जब आपका पेपर हुआ था कांस्टेबल का, जेकेएसएसबी नहीं थी वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, जेकेएसएसबी ने नहीं करवाया था वो एग्जामिनेशन, वो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद से वो एग्जाम कंडक्ट करवाया था। इस बार जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, तो बहुत ज्यादा फर्क डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैं ये भी बोल दूं, लास्ट टाइम 2016 में जब पेपर हुआ था वहां पेपर का लेवल आसान था, इजी था, बिकॉज 10th बेसिस के ऊपर कांस्टेबल का पेपर रहता है, तो चीजें तो वैसे ही आसान होती है, बट वहां कुछ ज्यादा ही आसान पूछी गई थी। बट इस बार अनडाउटली यार, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है, पेपर उससे तो अच्छे लेवल का ही होगा। हाँ आसान रहेगा बट उससे तो अच्छे लेवल पे ही होगा। थोड़ा आप इजी से ऊपर उठ के मॉडरेट तक जरूर आ सकते हो, बिकॉज लगभग 8 साल हो चुके हैं लास्ट पेपर को। अब 8 साल के बाद अगर कोई एग्जाम होगा, इस समय पे बहुत सारी चीजों में फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया, तो वो फर्क आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को जब कवर करेंगे तो मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा मैथ्स एंड रीजनिंग की, बिकॉज मैं डील करता हूं मैथ्स एंड रीजनिंग के साथ। और ऐसे ही रीजनिंग जीएस के लिए अलग से रणधीर सर आ जाएंगे और बाकी कंपोनेंट्स के लिए अलग से रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है वो देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए देखो भाई, मैथ्स एंड रीजनिंग के 25 सवाल पूछे गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सिलेक्शन में, उस समय पे भी 2016 में भी, और आज 2024 में भी अगर ये एग्जाम हो जाता है तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और मैं बोलूंगा कहीं ज्यादा। रीजन क्या है? रीजन साफ है, जब बात आती है जीएस की, जो कि थ्योरेटिकल पेपर होता है, वहां पर बच्चों को याद करना होता है, तो याद करना इज आसान इन कंपेरिजन टू चीजों को समझना। तो या तो मैक्सिमम सभी बच्चे कर सकते हैं, क्रैम तो सभी बच्चे कर सकते हैं, जीएस के क्वेश्चंस को सभी बच्चे क्रैम कर सकते हैं, बट जब मैथ्स और रीजनिंग की बात आ जाती है तो वहां पर जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा, जब सॉल्व करके आओगे तो आपको बड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है अराउंड 90% हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होगी कि मेरा ये सॉल्व हुआ है, ये आंसर आया, अगर मैंने सही तरीके से किया है तो इसका जवाब भी यही है। यानी पेपर के अंदर ही मुझे पता चलेगा मैं सही टिक कर रहा हूं या मैं गलत टिक कर रहा हूं। बट जीएस में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 2-3 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन डायलेमा होता है और गलती से हम गलत ऑप्शन को भी टिक करके आ जाते हैं और घर आके कोसते हैं यार हमने वो क्यों नहीं टिक करा। तो इसलिए भी मैथ्स और रीजनिंग बाकियों से अलग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। तो आपको यहां पर मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे बाकी बच्चों से बहुत अलग हो जाओगे और सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल का एक कोर्स हमने द मंजिल भारत एप्लीकेशन कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च कर दिया हुआ है। एक बार मैं आपको वहां पर लेके चलता हूं। चलिए, यह है जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स जो मैं और रणधीर सर जो है ऑलरेडी इसमें पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। अगर मैं रणधीर सर की बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, जनरल स्टडीज शुरू हो चुका है। वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंडियन पॉलिटी दिस हैज बीन कंप्लीटेड बाय रणधीर सर। यहां पर अराउंड 14 लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए गए हैं और इन लेक्चर्स के बाद इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो कंबाइंड फॉर्मेट में एक कंपाइल्ड पीडीएफ वो भी नीचे अपलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप पॉलिटी के नीचे आ जाएंगे तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री अभी रणधीर सर ने ये शुरू की है और जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नीचे आ जाओ, मैथ्स ये मैंने खुद शुरू की है, टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है, रेशन प्रोपोर्शन मैंने कंप्लीट कर दी है, एंड साथ ही वर्क एंड वेजेस जो है वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आइए देखिए एक बार कितने वीडियोस अपलोड हुए। टाइम एंड वर्क की 8 वीडियोस अपलोड हुई है, कंप्लीटेड रेशियो पोर्शन की 6 वीडियोस अपलोड हुई है, कंप्लीटेड वर्क एंड वेजेस की 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं और ये वर्क एंड वेजेस इसका टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंशन है तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा
रीजनिंग भी शुरू हो चुकी है, जहां पे मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया है, और ये सभी नई वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं, और हर दिन शाम को 5 बजे 2 वीडियोस जो है वो अपलोड होती है, और जैसे आपकी नोटिफिकेशन सामने आ जाएगी तो बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो भी शुरू हो जाएंगे रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा। दोस्तों ऑलरेडी अराउंड 100+ स्टूडेंट्स जो है इन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन करा हुआ है, आप भी इस कोर्स में जरूर आ सकते हैं, बहुत नई चीजें देखने को मिलेंगी। और चलो मिसाल के लिए मैं आपको रणधीर सर की एक वीडियो जो है, जो कि ओपन वीडियो होगी, आप भी एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं, ये दिखाता हूं। चलिए, तो ये आ गया रणधीर सर की वीडियो। अगर मैं मैथ्स के ऊपर आ जाऊंगा तो ओपन वीडियो आपको वहां पे भी मिलेगी, टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं, टाइम एंड वर्क की नहीं होगी ओपन, मेरे हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन की होगी। हाँ, अब वहां चेक करिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन की आपको वीडियो मिल जाएगी। दिस विल बी द ओपन वीडियो। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आइए वापस आते हैं अपने कोर्स पे, और आपको सर्च करनी है द मंजिल भारत एप्लीकेशन। आप सर्च करोगे, कोर्स मिल जाएगा फॉर एंड्रॉइड यूजर्स एंड फॉर एप्पल यूजर्स। माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, और पूरा प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आइए पहले सवाल के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल पैड ऑफ ए टेलीफोन? बोल रहे हैं जो हमारा टेलीफोन होता है उसको जो डायल पैड होता है उस पर जो डिजिट्स या नंबर होते हैं, और अगर उनमें इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोडक्ट करो, तो वो कितना निकल कर आएगा। देखो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स तो होंगे, और अगर आप 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन बाकी ऑप्शंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, और आपको ये आंसर जो है देखने को लगेगा, आपको लगेगा कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। बट उस 9 के बाद एक डिजिट जो है वो 0 भी तो होता है, और ये मालूम अगर है आपको कि जब भी 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नंबर करोड़ों में भी क्यों ना हो, वो सबको 0 कर देगा। उसका इंपैक्ट इफेक्ट ऐसा है कि रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। तो मैं क्यों इतनी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करूं? हाँ, देखने को मिलेगा जरूर ऐसा। कैसा? डायल पैड में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यहां तक आने से बजाय पहले आप 0 से क्यों ना मल्टीप्लाई करो, और जब आप इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे सबके ऊपर इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब है। अब बताइए, क्या यहां मैथ्स की जरूरत थी? नहीं, यहां कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। मान लो बच्चे को मालूम होना चाहिए 0 का इंपैक्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात की जा रही है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है तो ही आप ये वैल्यूज जो है डायरेक्टली बोल सकते हो। हालांकि अगर टेबल बनाना नहीं भी आता, कुछ वैल्यूज रटी रटाई हो जाती है, वो याद रहती है, इसलिए आप वो डायरेक्टली बोल सकते हो, जिनमें से tan 45 डिग्री एक वैल्यू है। तो tan 45 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बनाना भी सिखाऊंगा, बट पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसे किस तरह से बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा ऑप्शन एक रैशनल नंबर है? तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। आप बताइए क्या होता है रैशनल नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या ऑलरेडी वो P/Q फॉर्मेट में है। बट यहां पर एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर Q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब 0 से डिवाइड की जाएगी तो हमें इनफाइनाइटली वैल्यू मिलेगी। और दूसरी बात यहां पर यह आ जाती है कि ये P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी -1 -2 -3, ये तो नेगेटिव वैल्यूज भी रहेंगी, 0 भी रहेगा और पॉजिटिव वैल्यूज भी रहेंगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर मैं ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूं तो मुझे बताइए, क्या √2 एक रैशनल नंबर है? ना ही √2 रैशनल नंबर है, ना ही √3 है, और ना ही √5 है। रीजन क्या है? साफ दोस्तों, इनको आप रूट से बाहर ला ही नहीं सकते। अब जब रूट से बाहर ही नहीं ला सकते तो P/Q फॉर्मेट में ला ही नहीं सकते। अगर आप रूट से बाहर लाने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। मिसाल के तौर पे जब मैं बात करता हूं √2 की, देखो यहां पे वो वैल्यू है मेरे हिसाब से 1.414 एंड सो ऑन। तो इसे आप P/Q फॉर्मेट में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। √3 की अगर मैं बात करूं तो √3 की वैल्यू रहती है 1.734 एंड सो ऑन। सिमिलर इज द केस विद √3। आप इसको भी P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। √5 की बात करो ना, उसे लिख सकते हो, बट √4 को आप लिख सकते हो क्योंकि 4 स्क्वायर है 2 का। ये जब बाहर आएगा ये 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या हो गया? 2/1 बन गया P/Q फॉर्मेट।
अब आपके मन में सवाल एक आ रहा होगा, अरे सर हम इसको भी तो लिख सकते हैं, √2/1 जरूर लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये भी तो p/q फॉर्मेट बन गया। नहीं दोस्तों, ये √2 एक इंटीजर नहीं है ना, बन तो गया p/q फॉर्मेट, बट मैंने क्या बोला था, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या थे, जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यानी नंबर लाइन किस तरह की बोल रहा हूं मैं, इस तरह की। याद करो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, ये रूट जो है ये इंटीजर नहीं होता है। डन, उम्मीद करता हूं ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सेकंड इसका दोस्तों सही जवाब है। डन, आ गया ये फोर्थ क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस विद रेडियस r एंड हाइट h इज। अब बात आती है सिलेंडर होता क्या है दोस्तों, ये दिस इज सिलेंडर। ये फिगर अगर आपने देखी है तो दिस इज सिलेंडर। ठीक है, यहां बोल रहा है इसका बेस का रेडियस, ये बेस है ना, बेस का रेडियस है r और इसकी जो हाइट है वो है h। ठीक, आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। इसका मतलब पता क्या है, ये तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रहा है, कोई मैथ्स नहीं इस्तेमाल हो रहा है यहां पे। यानी ये है वो बेसिक सवाल, वन लाइनर क्वेश्चंस, जहां पे आपकी कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा ही सवाल जीएस में भी पूछा जाता है, ऐसा ही सवाल रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 1/3 πr²h या फिर πr²h। ये आपको सोचना है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन मिल ही रहती है, क्योंकि यही दो किन्हीं 3D फिगर्स के वॉल्यूम है। मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसका आंसर है πr²h। πr²h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब जब बात कर रहे थे हम 1/3 πr²h की, ना ये आंसर है, ना ये है और ना ये है, ये भी बेसिकली वॉल्यूम ही है 1/3 πr²h। बट ये वॉल्यूम किसका है, ये एक कोन का वॉल्यूम है। आइए मैं आपको कोन भी बना के बता देता हूं दोस्तों, ये किसका वॉल्यूम है, ये एक कोन का, जो इस तरह से कोन देखिए ना आपने, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, ना ही थर्ड किसी का वॉल्यूम है, ना ही फोर्थ किसी का वॉल्यूम है, क्योंकि ये दो वॉल्यूम थे और इनमें से एक है सिलेंडर का, एक है कोन का। कंफ्यूजन हो सकती थी आपको, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। आइए क्वेश्चन 5th के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब ये भी देख लो क्या सवाल है, बच्चों वाला सवाल, बट फिर भी बच्चे गलत करते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप, बोल रहा है इनमें से कौन सा एक करेक्ट रिलेशनशिप है। कुछ मिस हो गया, मैं दोबारा लिखता हूं, यानी ये कौन सा सही फॉर्मूला है। तब आप एक बार रीड करें पहला ऑप्शन, a - b a + b = a² - b²। क्या ये एक सही आइडेंटिटी है। अब आपको पहले आइडेंटिटीज जो है वो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए। क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर ही होगा। तो अब मुझे बताइए, क्या ये सही आइडेंटिटी है। हाँ, यही सही आइडेंटिटी है, जितना मुझे याद आ रहा है कि ब्रैकेट में a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, जब एक साइन नेगेटिव हो एक प्लस हो तो a² - b²। कहीं ना कहीं बचपन में हमने ये याद किया था दोस्तों, यही इसका सही जवाब है। बट क्योंकि पहला ही ऑप्शन आ गया, आइए बाकियों का गलत करते हैं और देखते हैं कि बच्चों को बाकियों में कहां मिस्टेक लग सकती है, गलती लग सकती है। दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, अरे यार a + b का होल स्क्वायर का आंसर क्या आता है, a² + b² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो कितना शातिर है एग्जामिनर, उसने सारे टर्म्स ऐसे ही दिए, a² b² 2ab है, बस इस प्लस की जगह यहां माइनस डाल दिया, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर आप यहां पे आ जाओगे a - b का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है, a² + b² - 2ab। यहां भी देखो a² + b² और 2ab लिखा है इसने, बट जहां माइनस आना चाहिए वहां प्लस डाल दिए, ये भी गलत है। तो यहां भी बच्चे को गलती लग सकती है। समझ रहे मेरा पॉइंट। अब यहां देखो, इन्होंने पूछा a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो भाई a + b के क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहां लिख रहा हूं, a + b के क्यूब का फॉर्मूला वो रहता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में आता है a + b, जिसको ये मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने सिर्फ a³ और b³ लिखा, बाकी टर्म्स ये खा ही गया, यानी ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो सही आंसर कौन सा आ गया, वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था। डाना दोस्तों, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ट्रायंगल बनाते हैं ना पहले। ये दोस्तों मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और ये मैंने कोशिश की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल,
जिसकी सारी साइड्स जो होती है वो बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द साइड्स, यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। व्हाट डू मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल? in which all the sides are equal and in which all the angles are also equal। तो पहला ऑप्शन है all the sides are equal। एक ही ऑप्शन रीड करोगे, इसको टिक करके आओगे, गलती है, क्योंकि यहां all the angles are equal भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों हमारा सही जवाब होगा। अब आप मुझे बताइए, इन 6 सवालों में क्या कहीं पर भी रियल मैथ्स का इस्तेमाल हुआ, कैलकुलेशन का इस्तेमाल हुआ? नहीं, वहां मैथ्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, कैलकुलेशन का नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है आपने, यही आपका मेन पॉइंट है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के अंदर। आइए दोस्तों आगे वाले सवालों पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन 7th, अ सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। बोल रहा है एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको फिगर के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया एक सर्कल और ये हम बनाएंगे स्क्वायर। इसका मतलब पहले मुझे स्क्वायर बनाना चाहिए, ये बनाया स्क्वायर और अब बनाएंगे हम सर्कल। ये दोस्तों ऐसे बनेगा नहीं, ये मेरे को हाथ से बनाना पड़ेगा। हाथ से क्यों बनाना पड़ेगा? इसने बोला है एक सर्कल को आपने स्क्वायर के अंदर बनाया है, हैविंग साइड्स एज ए। स्क्वायर की सारी साइड जो है वो ए के बराबर है, टचिंग ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। वो सर्कल जो है स्क्वायर की सारी साइड्स को टच कर रहा है, यानी वो सर्कल इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। समझ रहे मेरा पॉइंट? वो सर्कल जो है कुछ इस तरह का होगा, टच कर रहा है सभी पॉइंट्स को। यहां बाहर आ गया बट बाहर नहीं होगा वो। एरिया ऑफ दैट सर्कल विल बी, उसने पूछा उस सर्कल का एरिया कितना होगा। देखो दोस्तों, ये सर्कल का सेंटर होगा, ये सर्कल का रेडियस होगा, ये तो मालूम है ना, चाहे इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो या इधर से करो। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब जो चीज यहां इसका रेडियस है आर, वो चीज आप देख रहे हो, ये पूरी साइड थी ए, ये पूरी साइड थी ए और ये उसका हाफ है, यानी a/2 होगा, यानी r की वैल्यू जो होगी वो a/2 होगी। ये क्लियर है? क्योंकि ये आंसर आप देख रहे हो ना, a की टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। जब करूंगा मैं तो पाई r के जगह मैंने डाला a/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई a स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा मुझे? 4, पाई a स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन सेकंड, दिस इज योर आंसर। डन। चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आगे चलिए, क्वेश्चन 8, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ये नंबर सीरीज का सवाल है, ठीक है, नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर ढूंढना है। दोस्तों आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो है ये है 7 का स्क्वायर, फिर इसके आगे जो मिल रहा है मुझे 9 का स्क्वायर, सॉरी मैंने देखा 49 था ना, ये है 5 का स्क्वायर, फिर मुझे मिल रहा है 7 का स्क्वायर, फिर मुझे मिल रहा है 9 का स्क्वायर, यानी आगे होना चाहिए 11 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप? देखो ना यार, 25 इधर लिखो दोबारा से, 49, 81, 169 और 225। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 49 किसका है? 7 का। ये है 9 का। तो यहाँ किसका होना चाहिए? ये ऑड नंबर चल रहे हैं ना, यहाँ 11 का, यहाँ देखो 13 का है, बिल्कुल है, यहाँ 15 का है, बिल्कुल है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ऑप्शन थर्ड ये आपका सही जवाब है। डन हो गया। आइए 9th क्वेश्चन के ऊपर। इन अ क्लास, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर एंड रैंकिंग में से, ऑर्डर एंड रैंकिंग में से 2 सवाल पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप पीछे आ जाओगे तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है, ये आपका मेंसुरेशन से पूछा हुआ है, ये भी मेंसुरेशन से पूछा हुआ है, ये नंबर, ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम से पूछा है और ये आइडेंटिटीज से पूछा है, ठीक है। चलो लास्ट में मैं लिख भी दूंगा ये सारे सवाल कहां से पूछे गए हैं। इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स, बोल रहे क्लास है 37 बच्चों की, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं या खड़े हैं। राधा और सीता की प्लेस आपको दी गई है 10th और 16th। आपको इनकी प्लेसेस निकालनी है लास्ट से। कहां से? लास्ट से। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे हम, वो देखिएगा आप।
ये मैंने पूरे 37 स्टूडेंट्स बना दिए, ठीक है, 37 स्टूडेंट्स सारे बना दिए मैंने। अब राधा की जो प्लेस है वो 10th है, इस एंड से, फ्रंट एंड से, यानी यहां से 10वीं पोजीशन पे मान लो ये आ गई राधा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे है। अब आगे दी गई है किसकी? सीता की, वो है 16th पोजीशन पे, वो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले राधा की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टोटल बच्चे कितने हैं? 37। अब मुझे पता है अगर यहां से राधा 10th पोजीशन के ऊपर है, यानी यहां तक 10 बच्चे होंगे, और जो बच्चे वो 26 बच्चे होंगे वो इस तरफ होंगे। ये क्लियर हो रहा है आपको? 26 नहीं 27, सॉरी 26 नहीं 27, ये क्लियर हो रहा है आपको? रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला ये टोटल थे 37 बच्चे, वो मैंने बना के रख दिए यहां पे, और यहां से राधा का रैंक 10 है, यानी राधा तक 10 बच्चे हैं। तो 37 में से 10 बच्चे अगर ये हो गए तो बच्चे वो 27 बच्चे राधा से उस तरफ होंगे। अब इन्होंने यही पूछा कि उस तरफ से राधा का रैंक क्या है, उस तरफ से जब मैं आऊंगा मैं इन 27 बच्चों को क्रॉस करने के बाद राधा तक पहुंच रहा हूं, यानी उस तरफ से जो राधा का रैंक होगा वो फिर कितना होगा? 28th। कितना रैंक रहेगा दोस्तों? 28th। यानी पहला ऑप्शन वो सही है जहां पे शुरू में 28 है, यहां भी है और यहां भी है। तो लो एक हिस्सा, एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन का। क्लियर हो रहा है? आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा से इस फिगर को बना रहा हूं। इन्हीं 37 बच्चों को मैंने वापस से बना दिया, यही 37 स्टूडेंट्स, और इस बार हम बात किसकी कर रहे हैं? सीता की कर रहे हैं। सीता का रैंक जो है 16th दी है, यहां से मतलब 16th कहीं यहां पर होगा, ये आ गई सीता, ठीक है 16th। अब ऊपर वाली फिगर को मत देखो, सिर्फ नीचे वाली फिगर को देखो आप। अगर सीता का रैंक यहां से 16th है, टोटल बच्चे थे 37, तो ये कितने बच्चे? ये 16 है, ये 16 है, तो बच्चे वो 21 बच्चे, 37 माइनस 16 इज 21, वो होंगे यहां पर। यानी सीता का रैंक जब मुझे वहां से देखना है तो मैं उन 21 बच्चों को क्रॉस करने के बाद सीता तक पहुंचूंगा। यानी सीता फिर कौन से रैंक पे होगी? सीता होगी 22वें रैंक के ऊपर। कितने रैंक पे? 22वें, फ्रॉम राइट एंड, बिकॉज वी हैव टू क्रॉस दीज 21 स्टूडेंट्स टू रीच सीता। तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे? 28th एंड 22nd, 28th एंड 22nd, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों। डन। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का था, ये तो बहुत आसान सवाल था, हम बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अराउंड 22 मिनट्स हुए, 30 मिनट की वीडियो रहेगी। फाइंड द राइट अल्टरनेटिव इन द गिवन सीरीज, ये सवाल पूछा गया है लेटर सीरीज में से, जो रीजनिंग का एक टॉपिक रहेगा। किसका रहेगा? रीजनिंग का। अब ये कैसे आप ढूंढोगे? आइए ढूंढते हैं। देखो आपको पैटर्न को पकड़ना है। हमें ये दिख रहा है बी, और अगली टर्म को उठाइए, वहां दिख रहा है डी, यानी बी के बाद सी मिस हुआ, डी आया, डी के बाद ई मिस हुआ, एफ आया, एफ के बाद जी मिस हुआ, एच आया, तो आई के बाद, एच के बाद आई को मिस करो तो क्या आएगा? जे आएगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? आसान था। आगे देखो, ई के बाद यहां देखें अगर आप, इधर भी वही चीज हो रही है, एफ मिस हुआ, जी आया, एच मिस हुआ, आई आया, आई, जे मिस हुआ, के आया, एल मिस हुआ तो क्या आएगा? एम आएगा। क्या आएगा? एम। तो जे एम वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में जे एम पड़ा हुआ है। अब अगला ध्यान से ढूंढना भाई, अगला ध्यान से ढूंढना। मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। इस जी की बात हो रही है, जी के बाद जी एच मिस हुआ, आई आया, आई, जे मिस हुआ, के आया, एल मिस हुआ, एम आया, एन मिस होगा तो क्या आएगा बताइए? एम, एन मिस हुआ, एम एन, ओ आएगा, तो जे एम ओ हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट जे एम ओ, दिस इज राइट ऑप्शन। डन। तो आपने क्या करना है, पहले का रिलेशन पहले वाले के साथ, और हर एक पहले वाले के साथ ही देखोगे। जब बीच वाला उठाओगे तो हर एक बीच वाला उठाओगे, और जब आखिरी उठाना है तो हर एक आखिरी ही उठाना है। आइए दोस्तों, इसी तरह का ये सवाल भी है हमारा, फाइंड द मिसिंग टर्म। ये भी लेटर सीरीज में से ही पूछा गया है। कहां से? लेटर सीरीज में से, और ये भी रीजनिंग का ही दोस्तों एक हिस्सा है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, अरे यार ये तो आसान है। अगर मैं दूसरा वाला उठाऊं तो यहां ए है, यहां क्या है? ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, तो यहां क्या आएगा? यहां डी आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां लास्ट में डी है?
लास्ट में डी है क्योंकि हम इधर वाला उठा रहे हैं ना, यहाँ भी एक पोजीशन है अभी, ये दूसरी पोजीशन की बात हो रही है। डी के बाद देखो ना, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, तो इधर डी नहीं है, मुझे डी चाहिए, इधर भी डी नहीं है, इधर भी डी नहीं है, ये लीजिए मुझे मिल गया आंसर। अब आगे देखते हैं, अगर आगे देखना तो देखिए z से पहले y आता है, y से पहले x आता है, x से पहले w आता है, तो WD ही हमारा सही जवाब है। ऐसे चेक करोगे तो UVW XYZ तब भी मिल जाएगा। ABC की सीरीज यहां से चल रही है और UVW की सीरीज यहां से चल रही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन 11 पे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग में से पूछा गया है, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। क्या बोल रहे हैं, मलिक इज 14 फ्रॉम राइट हैंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज। वही बात आ गई, ये मैंने टोटल 40 बॉयज बना दिए, 40 बॉयज, ठीक है। और बोल क्या रहा है ये, मलिक 14th है राइट हैंड से, राइट हैंड तो यही हो गया, यहां से ये आ गया मलिक किस पोजीशन पे है, 14th पोजीशन पे है। दोबारा बोल रहा हूं, राइट हैंड से मलिक 14th पोजीशन पे है। दोस्तों टोटल बच्चे थे 40, 14 बच्चे तो मलिक तक ही हो गए, तो बचेंगे 26 बच्चे, वो होंगे मलिक से इस तरफ बैठे हुए। क्या ये समझ आया आपको? देखो ना, पूरी रो में 40 बॉयज थे मैंने बनाए, राइट हैंड से मलिक का रैंक है 14, 14 ये लिखा है ना उसने 14, तो इसका मतलब ये हो गए 14 स्टूडेंट्स, 40 में से 40 निकालो, 26 बच्चे वो इस तरफ बैठे होंगे। डन है ना आपको? अब आगे सुनिए, उन्होंने पूछा है लेफ्ट हैंड से मलिक की पोजीशन, तो मुझे इन 26 बच्चों को क्रॉस करने के बाद मलिक तक पहुंचना, यानी 27th पोजीशन पे मलिक बैठा हुआ होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों 27 जो है वो है इसका सही जवाब। कितना आसान था ये भी ऑर्डर रैंकिंग का। आगे जो सवाल पूछा गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी SI एंड CI, यहां से पूछा गया। और ये सवाल जो है ये मैथ्स का है। What will be the simple interest on the principal amount of ₹1000 for 10 months at 6% per annum rate of interest? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे, तो SI का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? वो रहता है P into R into T multiplied by 100, where P is what? प्रिंसिपल, जो पैसा लगाया जा रहा है। R क्या है? किस ब्याज पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया जा रहा है। T क्या है? किस वक्त के लिए लगाया जा रहा है। बट T टाइम जो है दोस्तों वो ईयर्स में होता है, ये मालूम है ना आपको। डालो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, तो SI निकालना है मुझे। प्रिंसिपल मुझे वो बोल रहा है कितना है, 1000 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला उसने, 6%। टाइम कितना दिया है उसने, 10 महीने। दोस्तों ये टाइम प्रॉब्लम डालेगा, क्योंकि टाइम दिया है मंथ्स में, हमें चाहिए ईयर्स में। तो एक साल में 12 महीने होते, इस 10 को 12 से डिवाइड कर लो ताकि आपका टाइम ईयर्स में आ जाए। समझ रहे हो? अब टाइम की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 100 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, टाइम डालो कितना है, 10/12। करो सॉल्व इसको। अब 1 2 1 2 2 0 कैंसिल हो गए, 6 2 12 2 5 10, यानी एक 5 ये बचा और एक ये 10 बचा है। 5 into 10, तो 5 into 10 दोस्तों ₹50, 50 रुपए इसका सही जवाब है, यानी 50 रुपीज विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये SI का बेसिक लेवल का सवाल था, और बेसिक पूछेंगे आपको, रिपीट कर रहा हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P into R into T by 100, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दिया गया था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बोला था 6%, बट वक्त टाइम की जब बात आ गई उसने 10 महीने बोला था, और मेरे लिए 10 महीने नहीं होने चाहिए, मेरे लिए महीने नहीं होने चाहिए, मेरे लिए ईयर्स होने चाहिए। तो मैंने उसको 12 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये साल में कन्वर्ट हो गया। अब टाइम की जगह मैंने 10/12 सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व किया, 50 रुपीज हमारा दोस्तों सही जवाब मिला है, सही आंसर मिला है। चलिए समझ आ गया, क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। अगले सवाल पे चलते हैं। 2 सवाल करेंगे अभी और इस वीडियो में, हालांकि बाकी सवाल मैंने लिख के रखे हैं, बट उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर्स। ये अरे फिर मैं बता ही देता हूं ये कहां से है। ये सवाल है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, यानी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स का चैप्टर है। बोल रहा है एक ट्रेन है, ये वो मैंने ट्रेन बना दी, इसकी लंबाई कितनी है 500 मीटर्स, ठीक है, 500 मीटर की ट्रेन है। इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल लोकेटेड बाय द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक। यानी यहां पर कोई एक खंबा है, पोल है, ये वो पोल बना दिया मैंने, दिस इज इलेक्ट्रिक पोल। बोल ये रहा है कि इस ट्रेन को, ये ट्रेन बना दी मैंने, ठीक है, पहिए भी बना देते हैं, इस ट्रेन को कितना वक्त लगेगा इस इलेक्ट्रिक पोल को पूरे तरीके से क्या करने में, क्रॉस करने में। तो ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का एक बेसिक लेवल का सवाल है दोस्तों। जब ये पूरी ट्रेन जो है इसको क्रॉस करेगी तो मुझे बताइए ट्रेन पहुंचेगी कहां पे। ट्रेन पहुंच जाएगी कहीं यहां पे, ये आ गया उसका पहिया। अगर इसका नाम ए है, इसका बी है, तो बी यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया। जब इस तरीके से ट्रेन जाएगी तभी तो ये पूरे पोल को पूरी ट्रेन क्रॉस कर रही है ना। तो यही कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ट्रेन में। तो आपको दोस्तों ये सीखना ही है कि कितना दूरी इन्होंने कवर की, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई थी। देखो ना, जब भी पोल को ट्रेन क्रॉस करती है तो उतनी ही दूरी कवर करती है जितनी उसकी खुद की लंबाई हो, ये सिखाया जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर नहीं भी पता आपको तो पीछे 500 मीटर ही तो कवर किया है इसने आगे। यानी अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बिकॉज मुझे टाइम निकालना है तो वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मुझे कितना दे रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है 500 मीटर का, और स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक चीज किलोमीटर पर आवर में है, दूसरी मीटर में है, बात नहीं बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5/18 के साथ, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। और 18 5 90, 5 into 5 विल बी 25। तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में अगर हम आ जाएंगे तो 25 मीटर पर सेकंड की मिलेगी। समझ रहे हो। अब डिस्टेंस कितना था 500 मीटर, और स्पीड कितनी बन गई 25 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल, 25 2 50, एक जीरो भी पड़ा है। क्लियरली दोस्तों हमें समझ ये आ रहा है कि इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को पूरे तरीके से इस पोल को क्रॉस करने में। डन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 14th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15th, लास्ट क्वेश्चन। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों डायरेक्शन सेंस टेस्ट से। किससे पूछा गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से। और ये एक चैप्टर है रीजनिंग सब्जेक्ट का, रीजनिंग में से ये सवाल पूछा गया है। चलिए, अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अंकित नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, नॉर्थ ऊपर है। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स, यानी 30 मीटर ऊपर चला गया अंकित। तो 30 मीटर में मान लेता हूं ये आ गया, ठीक है। ये 30 मीटर्स अंकित ने ट्रेवल किया, यहां से अंकित शुरू हो रहा था, तो नॉर्थ की तरफ 30 मीटर्स भागा। 30 मीटर चलने के बाद ही टर्न्ड लेफ्ट, तो जो ऊपर जा रहा है उसके लिए लेफ्ट ये होगा, ये वाली डायरेक्शन। तो जब ये लेफ्ट आ रहा है, इसने 40 मीटर्स ट्रेवल किया, तो ये लेफ्ट आ गया और इसने 40 मीटर ट्रेवल कर लिया। ये लीजिए 40 मीटर्स मैंने बना दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 30 मीटर्स। अब आप सोचिए, जो बंदा सामने जा रहा है, मैं ऐसे सामने जा रहा हूं, तो मेरा राइट हाथ ऊपर है, तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। अब दोबारा से लेफ्ट टर्न मारा और कितना चला है 30 मीटर्स। अब क्योंकि ये 30 ऑलरेडी बना है तो इसी की पैरेलल लाइन बना दो और यहीं पे आगे खड़ा कर दो, यानी ये इसने 30 मीटर्स ट्रेवल किया। ही अगेन टर्न्ड लेफ्ट। अब जो बंदा नीचे आ रहा है, जो बंदा नीचे आ रहा है उसका लेफ्ट यहां पर है, यहां पर, ठीक है। दोबारा से लेफ्ट टर्न किया और 50 मीटर ट्रेवल किया। दोस्तों ये 40 मीटर है, यानी यहां तक अगर वो आता 40 मीटर करता तो आगे 10 मीटर उसने और कर दिया। यहां तक आता तो वो 40 मीटर करता और आगे 10 मीटर और कर दिया, तभी तो टोटल 50 होगा। पूछा क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। देखो दोस्तों, ओरिजिनल पोजीशन अंकित की ये थी और अब अंकित यहां पहुंच गया, तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी मिल रही है आपको, वो देखो मैंने यहां बना दी है। वो दूरी मिल रही है 10 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट 10 मीटर्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था दोस्तों डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सवाल। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी आपको कुछ और भी बताना है, पहले हम उस पर आते हैं। आपको ये भी समझ आ गया, ऑर्डर रैंकिंग में से सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट में से सवाल था, लेटर सीरीज में से सवाल था। यहां मैंने आपको बोला मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं आपको, तो पहले यही काम खत्म करते हैं। ये सवाल है मेंसुरेशन में से, मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल हिस्सा, क्योंकि ये सर्कल और स्क्वायर की बात हो रही है, 2D फिगर्स है। अगेन ये भी ऑर्डर रैंकिंग में से आ गया, ये रीजनिंग का सवाल आ गया और ये मैथ्स का सवाल है। अब यहां पर अगर मैं आ जाऊं तो ये नंबर सीरीज में से सवाल है। हालांकि मैथमेटिकल नंबर्स दिए गए, बट ये रीजनिंग का चैप्टर रहता है,
नंबर सीरीज रीजनिंग का चैप्टर रहता है। यहां आ जाओ, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये मैथ्स का सवाल है। इधर आ जाओ, दिस इज मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन की ये 3D फिगर्स है, 3D मैथ्स का सवाल है। यहां पे आ जाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको भी मेंसुरेशन बोलो आप, 2D फिगर्स, ट्रायंगल 2 डायमेंशनल फिगर है ना। यहां पे ये सवाल आया हुआ है आइडेंटिटीज से, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज याद करने, ये वहां से आया, यानी ये मैथ्स का सवाल है। ठीक है, ये सवाल आया है, ये तो मिसलेनियस है, मैथ्स का ही है मगर, और ये सवाल पूछा है नंबर सिस्टम चैप्टर में से। अगेन वो चैप्टर जो है वो मैथ्स का है। दोस्तों कुल मिला के हमने देखा पूरे मैथ्स को, रीजनिंग को किस तरह से एग्जामिनर ने टच किए, और मुझे लगता है अब आपको समझ आना चाहिए। हाँ, मैंने यहां पर आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा क्या, मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आइए उसके ऊपर आते हैं, उस पर आते हैं, वो चीजें सीख लेते हैं, तो फिर हम इस लेक्चर को करेंगे एंड। उसके लिए मुझे दोस्तों यहां पर क्या लिखना है वो समझिएगा। दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो ये मैं लिख रहा हूं एंगल्स, और यहां लिखूंगा साइन, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्या लिखूंगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बेसिकली मैं आपको याद करवाना चाहता हूं टेबल। ये टेबल अगर आपको एक बार दिमाग में होगा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों कुछ वैल्यूज याद रखनी है क्या, अभी 0 और 90 को छोड़ दो, बाकियों की बात करते हैं। साइन 30 याद रखेंगे आज के बाद हमेशा 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है दोस्तों √3/2। पहली लाइन आपको लर्न करनी है, ठीक। अब जब दूसरी लाइन पे आ जाऊंगा कॉस के लिए, तो ये वैल्यूज इस तरह से क्रॉस होंगी, यानी 1/2 जो है वो यहां जाएगा, √3/2 जो है वो यहां आएगा, और 1/√2 जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। ये हो गया क्रॉस। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे सुनिए। जब मैं tan की बात करता हूं याद रखेंगे tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, tan 45 1 अभी हमने देखा था, और tan 60 जो है ये √3 होता है, ठीक। अब जब आपने sin cos tan की ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपको ये भी मालूम होगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बचपन में सीखा है आपने ये। इस पे क्या लिखते थे आप, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इससे क्या होता है, हमें ये समझ आता है दोस्तों कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है 1/कोसेक थीटा, जो कॉस थीटा होता है वो सेक का रेसिप्रोकल है 1/सेक थीटा, जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है 1/कॉट थीटा। ये समझ आता है इससे हमें, ये क्लियर हुआ आपको। अब दोस्तों इसका मतलब ये जो वैल्यूज आपने लिखी है कॉट सेक कोसेक के लिए, ये उल्टी हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। यानी मैं अब ऐसा करता हूं, कलर दूसरा यूज करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। कॉट की बात आ जाए, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये √3 बन जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, और √3 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/√3। क्लियर है? नीचे आ जाओ, सेक। सेक किसके लिए होता है, सेक होता है कॉस के लिए, ये लिखा ना मैंने यहां पे कॉस के लिए, तो ये है ना सेक। कॉस के उल्टे करो आप यहां पे, यानी 2/√3, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ये बनेगा √2 और ये बनेगा 2। अब कोसेक को, ये साइन को उल्टा करो, ये बनेगा 2, ये बनेगा √2 और ये बनेगा 2/√3। तो दोस्तों हमने देखा कि पहली लाइन को याद किया, उसके बाद ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, ये एज इट इज आया। tan के लिए मैंने याद किया 1/√3, इसका रेसिप्रोकल यहां √3, यहां 1, और बाकी इन तीनों लाइंस को रेसिप्रोकल टर्म्स में लिखा मैंने। अब जो बाकी बची हुई वैल्यूज है वो कैसे लिखनी है, याद रखता है सभी साइन 90 1 होता है, और साइन 0 जो होता है, साइन 0 होता है 0। मुझे लगता है ये याद होगा आपको। उसी तरह से कॉस इसका उल्टा होता है, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0। और tan के लिए आपको दो वैल्यूज याद रखनी है कि tan यहां पर आता है 0 पे 0 ही होता है,
90 पे ये होता है इनफाइनाइट। बस ये 3 लाइंस लिख दी, बाकी क्या होंगे इसके रेसिप्रोकल होंगे। अब वो किस तरह से, देखो अब 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट, यानी क्वाड के लिए ये इनफाइनाइट होगा। 1 बाई 1 ये 1 ही रहेगा, और 1 को दोबारा 0 से डिवाइड करोगे सेम इसमें भी यही रहेगा, वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो यहां पे 1 का सैंडविच बनता है 0 के साथ, देख रहे हो, यहां पे 1 का सैंडविच बनता है इनफाइनाइट के साथ। ऐसे याद रख सकते हो। सैंडविच क्या होता है, जिसमें नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, बीच में कुछ और, नीचे वाला और ऊपर वाला बॉटम और टॉप हिस्सा सेम, बीच में कुछ और, वही चीज बोल रहा हूं। देखो बॉटम टॉप सेम, बीच में 1, बॉटम टॉप सेम, बीच में 1। यहां पे 1 का सैंडविच बनेगा 0 के साथ, यहां पे 1 का सैंडविच बनता है इनफाइनाइट के साथ। ये याद रख सकते हो, मुझे टीचर ने 9th 10th में सिखाया था और मुझे आज तक ये याद है, और वही चीज मैं आपको वहां बता रहा हूं। अब वहां पे सुनिए इसका रेसिप्रोकल 1 बाई इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट करोगे ये 0 आएगा, 1 बाई 0 इनफाइनाइट आएगा, 1 बाई 1 1 आएगा। तो यहां पे सैंडविच नहीं बनते हैं, बट यहां पर आपको देखने का तरीका जो है वो यही रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और देखो मैंने कितनी आसानी से ये आपको याद करवा दिया। और एक क्विक रिवीजन जल्दी से हम दे लेते हैं और देखते हैं कि याद होगा या नहीं। तो मैंने आपको बोला 30, 45, 60 इन तीनों को यूज करेंगे, 1/2, 1/√2, √3/2, और याद होना चाहिए ये 1/2 यहां आएगा, √3/2 यहां आएगा, 1/√2 अपनी जगह पर रहेगा। और tan के लिए 30 की वैल्यू याद रखनी है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल जाएगा √3 और बीच में 1, बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल्स होंगे। यहां बनेगा 1 का सैंडविच एक बार 0 के साथ, 1 का सैंडविच एक बार इनफाइनाइट के साथ। और यहां पे मैंने बताया sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, बाकी रेसिप्रोकल लोगे वो समझ आएगा। और मैंने ये भी बताया जब आप 0 का रेसिप्रोकल लेते हो, देखो दोस्तों 0 का रेसिप्रोकल यानी वो क्या होगा 1/0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट। जब आप इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल लेते हो यानी 1/इनफाइनाइट दैट विल बी इक्वल टू उल्टा 0। तो ये मैंने क्या सिखाया आपको, रेसिप्रोकल्स। समझ रहे हो पॉइंट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन जो कि जेकेवी कांस्टेबल साल 2016 में से पूछे गए थे। और जरूर अपनी कमेंट सेक्शन जो है वो और राय बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस तरह से आपको ये लेक्चर जो है वो लगा, मजा आया या नहीं। और अगर कुछ भी आपके लिए सुझाव है, हमारे लिए सुझाव है, आपके पास कमेंट सेक्शन इज ऑल योर, आप वहां पे पूछ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया चैनल्स पे ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट हिस्से में, वेयर वी विल कवर द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।